नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम समास पढ़ेंगे। आइए समास के बारे में जानते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, अर्थात संक्षिप्तीकरण। आपने पहले सीखा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। आइए देखें निम्न शब्दों में किन किन शब्दों का मेल है, पहचानते हैं। शब्द है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। देशभक्त, अर्थात देश का भक्त। घुड़सवार, अर्थ है घोड़े पर सवार। महान आत्मा, महाआत्मा, महान है जो आत्मा। और नीलकमल, नीला है जो कमल। लंबोदर, लंबा है जो उदर। यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा का पुत्र, देश का भक्त, अनेक शब्द हैं, लेकिन इस अनेक शब्द को एक शब्द का रूप दिया गया है। बीच के जो कुछ चिन्ह हैं उन चिन्हों को हटा दिया गया है और एक शब्द का रूप दिया गया है। तो जब अनेक शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द का रूप देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास सीखने के लिए किन दो बातों को सबसे पहले जानना जरूरी है? समस्त पद और समास विग्रह। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जब भी समास रचना में दो शब्दों की हम दोस्ती करते हैं तो जो नया शब्द होता है वह समस्त पद कहलाता है। और जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण से समझिए। विद्यालय, विद्यालय समस्त पद है जिसका समास विग्रह क्या होगा? विद्या का आलय, अर्थात विद्या का घर। वैसे ही कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए घर। रेखांकित, जिसका अर्थ है रेखा से अंकित। और सेना नायक, जिसका अर्थ है सेना का नायक। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब हम इस समस्त पद को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। और जब अलग अलग किए हुए शब्दों को मिलाकर एक शब्द का रूप देते हैं तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास रचना में पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद, अर्थात समास में दो पद होते हैं, पहला पद और बाद का पद, जिसे हम पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि समास किए जाने वाले पदों में से जिस पद पर अधिक बल होता है वह प्रधान पद कहलाता है। प्रधान पद का अर्थ क्या है? मुख्य पद। जैसे राजपुत्र समस्त पद है, इसमें दो पद हैं, राज और पुत्र। तो पहला पद जो है वह पूर्व पद कहलाता है। राज अर्थात राजा का, यह पहला पद हुआ। दूसरा पद है पुत्र, ये उत्तर पद हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, तो यहाँ राज और पुत्र दो पदों का मेल है। तो जो पहला पद है वह पूर्व पद कहलाएगा और जो बाद का पद है वह उत्तर पद कहलाएगा। यहाँ राजा की बात न करके राजा के पुत्र की बात की जा रही है, अतः दूसरे पद की प्रधानता है। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान है। आगे देखते हैं। समास सीखने के क्रम में संधि और समास का अंतर भी जानना जरूरी है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, जबकि समास में शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे पुस्तकालय संधि के माध्यम से बन रहा है पुस्तक जोड़ आलय, अर्थात अ और आ की संधि हुई है, तब बना है पुस्तकालय। तो पुस्तक जोड़ आलय यह संधि विच्छेद है। पुस्तकालय पुस्तकों के लिए आलय, यहाँ पर पुस्तकालय शब्द का निर्माण इस समास विग्रह के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पर संधि में वर्णों का मेल और समास में शब्दों का मेल होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है।
आइए अब समास के जो 6 भेद हैं उनके बारे में हम जान लें। पहले नामों से परिचित होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। आइए सबसे पहले पहचानते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, अर्थात कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जो बाद वाला पद होता है वह मुख्य होता है। सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक का चिन्ह चूंकि को होता है, इसलिए जब कर्म तत्पुरुष से समस्त पद का निर्माण होता है तो उसमें को कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। समस्त पद है यश प्राप्त, इसका समास विग्रह है यश को प्राप्त। वैसे ही मरणासन्न समस्त पद है, उसका समास विग्रह है मरण को आसन्न, अर्थात मरण के निकट पहुंचा हुआ। ग्रामगत अर्थात ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। यहाँ पर हमें क्या देखना है, आप अगर ध्यान दें तो कर्म कारक की पहचान चिन्ह है को। अब को, यश को प्राप्त, मरण को आसन्न, ग्राम को गत, तो यहाँ ध्यान दीजिए को, ये तीनों जो को हैं कारक कर्म कारक के चिन्ह है, इसको हटा दिया गया और यहाँ पर आगे और पीछे पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया यश प्राप्त, मरण आसन्न, ग्राम गत। तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष की रचना हम करते हैं। आगे देखते हैं। अब है करण तत्पुरुष। जैसा कि हम सभी जानते हैं करण कारक का चिन्ह होता है से। तो यहाँ देखिए किस तरह से समस्त पद और उसका समास विग्रह है। रोगग्रस्त समस्त पद है जिसका समास विग्रह है रोग से ग्रस्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। और हस्तलिखित, हस्त से लिखित। जैसा कि हमने अभी अभी कहा करण कारक का चिन्ह ही है से, और इस समास विग्रह में हर जगह पर आप देखिए से द्वारा आया है। और जैसा कि हम जानते हैं तत्पुरुष समास में जब शब्दों की दोस्ती होती है तो बीच से कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ से हमने जैसे ही इन सभी कारक चिन्हों को जो से और द्वारा है उसको हमने हटाया और आगे और पीछे के शब्द को जोड़ा, बन गया समस्त पद और करण तत्पुरुष बन गया। जैसे रोगग्रस्त, तुलसी कृत, अकाल पीड़ित, शोकाकुल, हस्तलिखित। आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में आप ध्यान दीजिए समस्त पद है देवालय, समास विग्रह देव के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इन सभी कारक चिन्ह जो ये के लिए आ रहा है बार बार, संप्रदान कारक का चिन्ह है। इस कारक चिन्ह को हमें हटा देना है और जैसे ही हमने हटाया हमें क्या करना है, हमें आगे और पीछे के दोनों शब्दों को मिला देना है, इनकी दोस्ती करा देनी है और बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। देवालय, हवन सामग्री, सत्याग्रह, पुण्यदान, गुरु दक्षिणा और हथकड़ी। अब बारी है अपादान। कारक से कारक चिन्ह का लोप करना है। जैसे भय से भीत, भयभीत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। तो अपादान कारक का चिन्ह होता है से, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास में हमें क्या करना है, से जो अपादान कारक का चिन्ह है उसको हमने हटा दिया और आगे और पीछे के शब्दों को जोड़ दिया, मिलकर बन गया समस्त पद। भयभीत, रोगमुक्त, पथभ्रष्ट, देश निकाला, धनहीन और बन गया अपादान तत्पुरुष समास। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि पथ भ्रष्ट के बीच में आप देख रहे हैं योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह लगा है इसको देखकर कभी भी भ्रमित नहीं होना है कि यहाँ तो समस्त पद कैसे है, यहाँ तो योजक चिन्ह लगा है। हमेशा ऐसे योजक चिन्ह वाले समस्त पद कभी न कभी देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पर हमें उस शब्द का विग्रह देखना है कि इसका अर्थ क्या निकलता है। पथभ्रष्ट का अर्थ क्या निकलता है? पथभ्रष्ट का अर्थ है पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर से चिन्ह आ रहा है, अर्थात कारक का ये चिन्ह है, इसलिए ये तत्पुरुष की पहचान है। तो योजक चिन्ह को देखकर किसी अन्य समास का भ्रम नहीं होना चाहिए, विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, जैसा कि हम जानते हैं, संबंध कारक का चिन्ह ही होता है का, के, की। तो का, के, की जैसे कारक चिन्हों का लोप होगा इसमें। समस्त पद आपके सामने हैं। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, राम भक्त, राम का भक्त, लोकनायक, लोक का नायक, नक्षत्र मंडल, नक्षत्रों का मंडल, स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ की सिद्धि, और स्वाधीन, स्व के अधीन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कारक का चिन्ह, संबंध कारक के चिन्ह क्या क्या आ रहे हैं? का, का, की, के। और जैसे ही हमने इस कारक चिन्ह को हटाया, आप ध्यान दीजिए, पूर्व पद और उत्तर पद, पहले का पद और बाद का पद दोनों मिलकर बन गया प्रजातंत्र, राम भक्त, लोकनायक, नक्षत्र मंडल, स्वार्थ सिद्धि, स्वाधीन। तो ये है संबंध तत्पुरुष। आगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, जिस तरह से अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, तो इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान होगी कि इसमें में और पर जैसे कारक चिन्हों को हटा दिया गया है। जैसे समस्त पद है कला निपुण, इसका समास विग्रह क्या होगा? कला में निपुण, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, दानवीर, दान में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, और पराश्रित, पर आश्रित। तो यहाँ देखिए में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, और इन यहाँ पर भी में, पर, में, पर कारक चिन्ह आए हैं। तो हमें क्या करना है? तत्पुरुष समास की पहचान ही है, पहले और बाद के पदों को हमें मिला देना है। कारक चिन्ह को जैसे ही हमने हटाया और आगे और पीछे के शब्दों को मिलाया, बन गया तत्पुरुष समास। कला निपुण, आत्मविश्वास, दानवीर, गृह प्रवेश, पराश्रित, पराश्रित। अब यहाँ पर गृह प्रवेश में भी आप ध्यान दीजिए, एक बीच में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह को देखकर भ्रमित नहीं होना है कि गृह प्रवेश, हमें इसका अर्थ देखना है कि इसका अर्थ क्या होगा? गृह में प्रवेश। जैसे ही यहाँ कारक चिन्ह आया, ये बन गया पहचान तत्पुरुष समास की। एक अन्य समास है तत्पुरुष समास में, जिसे हम कहते हैं नए तत्पुरुष समास, जिसकी पहचान है कि पहला पद अ या अन हो। जिस समास का समस्त पद का पहला पद अ या अन हो, जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं के अर्थ में। जो विलोम वाले शब्द अ और अन वाले होते हैं वो सारे नए तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे समस्त पद है अहित, इसका अर्थ क्या है? न हित। जब इसका हम विग्रह करते हैं, न हित, अधर्म, न धर्म, अनहोनी, न होनी, अनिच्छा, न इच्छा, असत्य, न सत्य, नास्तिक, न आस्तिक, अनुदार, न उदार, असंभव, न संभव, अनचाही, न चाही, अन्याय, न न्याय। तो देखिए ये सारे जो हित अहित, धर्म अधर्म, होनी अनहोनी, इच्छा अनिच्छा, सत्य असत्य, ये विलोम भी हैं आपस में। और पहला अन, अ और अन वाले जो समस्त पद होते हैं, चूंकि वो उनका अर्थ नहीं, नो के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वे नए तत्पुरुष समास कहलाते हैं। कर्मधारय समास की बात करते हैं। तत्पुरुष समास हमने सीख लिया, कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास में क्या मुख्य बात है, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? तो आइए इसकी पहचान देखते हैं। जिस समास में दोनों पदों में
जिस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ भी तत्पुरुष समास की तरह इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद का पद प्रधान होता है। और जब यहाँ विग्रह किया जाता है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? विग्रह में कौन से शब्द आते हैं? जो, समान, रूपी आदि का प्रयोग होता है। जो, समान और रूपी। जैसे यहाँ पर समस्त पद है सज्जन, तो देखें इसका विग्रह क्या है? सत है जो जन। सत है जो जन, जन का मतलब है व्यक्ति, तो कैसा व्यक्ति? सत है जो सत्य है। और यहाँ पर ऊपर इसकी पहचान में अभी अभी हमने सीखा कि यहाँ विशेषण और विशेष्य होते हैं। जन अगर विशेष्य है तो कैसा जन? सत्य जन, सत जन। तो जैसे ही हमने सज्जन समस्त पद का विग्रह किया, हमें विशेषण और विशेष्य देखने को मिलते हैं। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य देखने को मिले और विग्रह करने पर जो विशेष्य से पहले आए वह बन जाता है कर्मधारय समास। जैसे घनश्याम, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। घन बोलते हैं बादल को और श्याम का मतलब है काला वर्ण, तो घन के समान, बादल के समान काला। तो यहाँ पे बादल से समानता दिखाई जा रही है, काले वर्ण की बादल से समानता दिखाई जा रही है। यहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध है। उपमान और उपमेय का अर्थ क्या है? किसी को किसी के समान बताना, किसी की उपमा किसी चीज से देना। यहाँ पर उपमान और उपमेय संबंध आया। ऊपर वाले उदाहरण में आप देख रहे हैं विशेषण और विशेष्य का संबंध आया, इसलिए ये पहचान जो है इसमें ही इसका भाव निहित है। हमें इन्हीं का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है? यहाँ पर विग्रह में जो आ रहा है, यहाँ पर विग्रह में समान आ रहा है। रूपी, रूपी के द्वारा भी विग्रह होता है। जैसे यहाँ है संसार सागर, संसार रूपी सागर। तो जहाँ भी आप जो, समान, जिस भी विग्रह में आप जो, समान या रूपी देखोगे, आंख बंद करके आप उसे कर्मधारय समास कहोगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है वह विशेष्य से पहले आए, संज्ञा से पहले आए, संज्ञा के बाद न आए। अगर जो वो बाद में आया, अंत में आया, तो फिर वह दूसरा समास बन जाता है, जिसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, जो आप आगे सीखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये कर्मधारय समास में जो, समान और रूपी जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर से पहले आया। कैसा अंबर? पीत अर्थात पीला। यहाँ अंबर का अर्थ कपड़ा है। और चलिए मैं कपड़ा लिख भी देती हूँ। अंबर का अर्थ है यहाँ पर कपड़ा, क्योंकि अंबर आसमान को भी कहते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन। देखिए फिर से समान आया। कैसा नयन? कमल के समान है जो नयन, कमल के समान नयन। फिर है महाकाव्य, महान है जो काव्य। कैसा काव्य? महान काव्य। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कैसा मुख? वह मुख जो चंद्रमा के समान है। तो जहाँ भी समान है वहाँ उपमान उपमेय की बात है, और जहाँ भी जो है वहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात है। अन्य पद भी देख लेते हैं। महात्मा, महान, महात्मा महान है जो आत्मा। विद्याधन, विद्या रूपी धन। नीलकमल, नीला है जो कमल। संसार सागर, संसार रूपी सागर। परमानंद, परम है जो आनंद। और नीचे शब्द छिपा है चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। यहाँ पे महान है जो राजा नहीं, महान है जो आत्मा। वैसे महाराजा भी हो सकता है। आगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है? समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है। अभी तक हमने तत्पुरुष और कर्मधारय समास में देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? यहाँ याद रखने वाली बात है, तीसरा पद किसी अन्य की ओर इशारा किया जाता है। जो तीसरा पद है वह प्रधान होता है। और जब बहुव्रीहि समास में हम विग्रह करते हैं तो आता है जिसका, जिसकी, जिसके, वाला,
वाली अंत में। कुछ समस्त पद और उसका समास विग्रह के माध्यम से हम इसे समझते हैं। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, जिसका अंत में आया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका अंत में आया। यहाँ पर देखिए विग्रह में इन बातों का हमें ध्यान रखना है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अंत में आया वाला। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, जिसकी आया, कहाँ आया, अंत में आया। और 8 भुजाएं हैं जिसकी, फिर से जिसकी आया, कहाँ आया, अंत में आया। चक्र है पाणी में जिसके, पाणी अर्थात हाथ, जिसके, जिसके कहाँ आया, अंत में आया। और सुंदर है लोचन जिसके, लोचन अर्थात नेत्र, जिसके कहाँ आया, अंत में आया। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, गजानन किसे कहते हैं? गजानन हम गणेश जी को कहते हैं। नीलकंठ किसे कहते हैं? नीलकंठ हम शंकर भगवान को कहते हैं। गिरिधर हम किसे कहते हैं? गिरिधर हम श्री कृष्ण को कहते हैं। अंशुमाली किसे कहते हैं? अंशुमाली हम सूर्य को कहते हैं। अष्टभुजी किसे कहते हैं? माँ दुर्गा को कहते हैं। चक्रपाणी किसे कहते हैं? श्री विष्णु को कहते हैं। और सुलोचना, जिस भी स्त्री की आंखें सुंदर हैं उसे हम सुलोचना कहते हैं। तो किसी स्त्री विशेष की ओर इशारा किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे किसी तीसरे पद की प्रधानता है। इस समास में किसी तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ऐसे समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ये जो समस्त पद हैं, ये सारे समस्त पद किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास की पहचान है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद। विग्रह के लिए क्या बात ध्यान रखनी है? जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली अंत में आए और समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं। तो जब हम इसका समस्त पद देखते हैं कि गज प्रधान है, आनन प्रधान है, जी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं प्रधान है। प्रधान यहाँ तीसरा पद है जो है गणेश। अब आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास आसान समास है। इस समास की पहचान क्या है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पद भिन्न होते हैं। भिन्न अर्थात अलग अलग शब्द होते हैं। और जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में और, तथा, या, अथवा इनका प्रयोग होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समस्त पद है नर, नारी। इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा नर या नारी। भीमार्जुन, देखने में एक शब्द लग रहा है लेकिन उच्चारण पर ध्यान दें। भीमार्जुन, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, यहाँ दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन समस्त पद में एक ही शब्द दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ ऐसे शब्दों में भ्रमित नहीं होना है बच्चों, उच्चारण करना है। और इसमें कौन से शब्द हैं जो इसके अंदर हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। भीमार्जुन, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। भला बुरा, भला अथवा बुरा, देखें, और या अथवा। राजा प्रजा, राजा या प्रजा। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यश अपयश, यश और अपयश। तो जैसा कि इसका नियम कहता है द्वंद्व समास में कि जब भी विग्रह किया जाए समस्त पद का और वहाँ और, तथा, या, अथवा ये देखने को मिले तो आप आंख बंद करके उसे द्वंद्व समास बताएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास भी आसान है। द्विगु समास में पहचान अगर हम देखें तो पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखो, ध्यान दीजिए आप लोग, हमने तत्पुरुष में देखा उत्तर पद प्रधान है, हमने कर्मधारय समास में देखा उत्तर पद प्रधान है। अब ये तीसरा समास आ गया द्विगु समास, जहाँ उत्तर पद प्रधान है। तो 3 समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद। और समस्त पद समूह का अर्थ देता है। समूह का अर्थ जहाँ मिलता हो वहाँ द्विगु समास होता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए। जैसे समस्त पद है दोपहर, तो देखिए दोपहर में पहला जो इसका पद है दो, दो संख्या सूचक है और नियम भी बताता है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कैसे बनता है विग्रह? दो पहरों का समूह, त्रिभुज, संख्या सूचक त्रि। 3 भुजाओं का समूह, चौमासा, चौ अर्थात 4,
4 मासों का समूह, पंचवटी, पंच अर्थात 5, 5 वटों का समाहार, वट अर्थात वृक्ष, षटकोण, षट अर्थात 6 षटकोणों का समूह, सप्तर्षि, सप्त अर्थात 7, 7 ऋषियों का समूह, अष्टाध्यायी, अष्ट अर्थात 8, अष्ट अध्यायों का समाहार, नव ग्रहों का समूह, दशानन, 10 आननों का समूह। तो हमें जब हम समस्त पद पर गौर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो समस्त पद है इसका पहला भाग जो है वो संख्या की ओर इशारा कर रहा है। जब इसका इस समास का विग्रह किया जाता है तो सब में समूह या समाहार आ रहा है, अर्थात यहाँ पे समूह की बात की जा रही है। तो जैसा कि द्विगु समास की पहचान है, पहला पद संख्यावाचक, आपने संख्या देखा, यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है, और उत्तर पद जो है वो समूह का अर्थ दे रहा है। पहर, भुज, मासा, वटी, कोण, ऋषि, अध्याय, ग्रह, आनन, ये सारे जो हैं एक नहीं हैं, समूह में हैं। इसलिए समास विग्रह में जहाँ भी समूह समाहार आए और पहला पद संख्या की ओर इशारा कर रहा हो, आप उसे द्विगु समास की श्रेणी में ही चुनेंगे या रखेंगे। बारी है अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है? यहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व पद कैसा होता है? पूर्व पद अव्यय होता है, और चूंकि पूर्व पद अव्यय होता है तो जब 2 पद मिलते हैं तो समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है? कभी कभी 2 समान शब्द भी होते हैं जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कहलाते हैं वह अव्ययी भाव। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्व पद प्रधान है। जैसे कैसे समझेंगे हम इसे? समस्त पद है प्रतिदिन, तो प्रति जो है पूर्व पद अव्यय, प्रति जो है वो अव्यय है। अव्यय हम किसे कहते हैं? अव्यय हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा समान रहते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, और पूर्व पद यहाँ भी प्रति है, तो जैसे प्रति, यथा, प्रति, ये क्या है? ये अव्यय हैं, और जब समस्त पद बनते हैं तो पूरा पद ही अव्यय हो जाता है। तो ये समस्त पद जो है प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक, ये भी अव्यय है, इनका रूप कभी नहीं बदलता। प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक, ये हमेशा इसी रूप में रहते हैं। तो ऐसे पदों को हम अव्यय पद कहते हैं। तो जहाँ भी ऐसे अव्यय वाले पद आपको देखने को मिलें या पहचानने को मिलें तो अव्यय की पहचान करें, और इस समास के नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, अव्ययी भाव। जहाँ अव्यय दिखे आप इसे उपसर्ग वाले शब्द भी कह सकते हैं, प्रति, यथा, प्रति, आ, बे, आजीवन, जीवन भर, बेकसूर, बिना कसूर के, तो आजीवन भी अव्यय पद है, बेकसूर भी अव्यय पद है, इसका रूप कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा इसी रूप में रहते हैं। अब हमें देखना है 2 समान शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हुए। जैसे यहाँ पर शब्द है घर घर, और यहाँ शब्द है रातों रात, या धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ धड़। तो यहाँ पे 2 समान शब्द हैं और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। आपने द्वंद्व समास में देखा कि 2 भिन्न शब्द योजक शब्द से जुड़े हों तो वो द्वंद्व समास में आते हैं। यहाँ भी 2 शब्द जुड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों शब्द समान शब्द हैं, भिन्न नहीं हैं, इसलिए ये द्वंद्व तो हो नहीं सकते। तो अव्ययी भाव में ऐसे वाले शब्द भी आते हैं जो समान होते हैं लेकिन योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसका विग्रह क्या होता है? विग्रह बनता है घर ही घर में, धड़ाधड़, धड़ योजक धड़, रातों रात, रात ही रात में। तो ऐसे अव्यय वाले जो पद होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के अंतर को समझ लें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 समास की श्रेणी में आते हैं, तो उसके लिए हमें इस अंतर को समझना ज़रूरी है। जैसे शब्द है नीलकंठ, नीलकंठ, मैंने अलग अलग लिखा है, नीलकंठ, नीलकंठ। एक जगह पर नीलकंठ कर्मधारय श्रेणी के अंतर्गत है, और नीलकंठ जो
दूसरा शब्द है वह बहुव्रीहि समास की श्रेणी के अंतर्गत है। तो नीलकंठ को यदि हमने इसका विग्रह किया, नीला है जो कंठ, कैसा कंठ, नीला कंठ, और कंठ से पहले क्या आ रहा है, जो। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, विशेषण है और ये विशेष्य है। कंठ की विशेषता बताई जा रही है, कैसा कंठ, नीला कंठ। जहाँ हमने विशेषण और विशेष्य का रूप देखा समास विग्रह में, हम उसे कर्मधारय समास की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ लिखा भी है विशेषण और विशेष्य का संबंध है। यहाँ नीलकंठ, इसका विग्रह लिखा है, नीला है कंठ जिसका, जिस समासिक विग्रह में जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली अंत में आए वो बन जाता है बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास है। और यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है, क्योंकि नीलकंठ यहाँ कहा जा रहा है शिव को। तो कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा पद जो दो समास की श्रेणी में आए, आपको उसके विग्रह पर ध्यान देना है। जिस तरह से आप उसका विग्रह करेंगे, उसी तरह से उसका समास भी निर्धारित होगा। ठीक उसी प्रकार द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के भी अंतर को हमें समझना होगा। द्विगु समास के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद विशेषण होता है। तो यहाँ पर हमें इसे उदाहरण के माध्यम से समझना है। शब्द है आपके सामने दशानन। दशानन का अर्थ है 10 आननों का समूह। ये इसका विग्रह हुआ। जहाँ समूह आया, आप उसे द्विगु समास की श्रेणी में रखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो दश है, इसका अर्थ है 10। तो पहला पद संख्या सूचक है, अंत में समूह आ रहा है, क्योंकि आनन यहाँ समूह को दर्शा रहा है। तो ऐसे शब्द, ऐसा विग्रह, ऐसे वाले समस्त पद द्विगु समास में आएंगे। लेकिन इसी दशानन का यदि विग्रह है 10 आनन है जिसके, जिसके अंत में आ रहा है, जिसके जैसे ही अंत में आया अर्थात वह किसी की ओर इशारा कर रहा है। तीसरे पद की यहाँ प्रधानता है, अर्थात रावण। यहाँ अन्य पद प्रधान है। वैसे ही तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा में आप देखें 3 रंगों का समाहार। समाहार अंत में आ रहा है, 3 जो है वो संख्या सूचक है। तो बन गया द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि पहला पद यहाँ संख्यावाचक है। लेकिन तिरंगा कहने पर यदि कहा जाए 3 रंग हैं जिसमें, जैसे ही 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात किसी की ओर इशारा किया जा रहा है, क्या वह तीसरा पद है राष्ट्रीय ध्वज। इसलिए यह बन गया बहुव्रीहि समास। आइए समास के भेद देखते हैं। और ये एक तरह से मनोरेखा चित्र है जिसको आप अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो समास बहुत ही आसान लगेगा आपको। तत्पुरुष समास के लिए कौन सी बात का ध्यान रखना है आपको? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे देशभक्ति, राजसभा। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। इसके विग्रह में वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जो अंत में आता है। उदाहरण चक्रधर, वीणापाणी। चक्रधर, वीणापाणी, चक्र को धारण करने वाला, वीणापाणी। वीणा है पाणी में जिसके। द्विगु समास, द्विगु की क्या पहचान है कि यहाँ पर जो पहला पद है वह संख्या सूचक शब्द होगा और विग्रह में समूह या समाहार आएगा। और द्विगु समास में भी कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण पंचवटी, चौराहा। 5 वटों का समूह और 4 राहों का समूह। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमान उपमेय की बात होती है यहाँ। और जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में कौन कौन से शब्द देखने को मिल जाते हैं? समान, रूपी, जो। इसे हम समान कहेंगे, समान, रूपी, जो। उदाहरण महापुरुष, महान है जो पुरुष। चरण कमल, चरण रूपी कमल। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, 2 भिन्न शब्द होते हैं और
योजक चिन्ह में क्या क्या, जब हम योजक चिन्ह देखते हैं तो विग्रह करते हैं तो वहाँ पर होता है और, तथा, अथवा, या। जैसे साधु, संत, लाभ, हानि। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, समस्त पद भी अव्यय होता है और यहाँ पर प्रधान होता है प्रथम पद। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, घर घर। आइए समासों की पहचान करें। आप यहाँ पे ध्यान दें कि कौन कौन से शब्द हैं, यहाँ पर कौन से ऐसे पद हैं जो समास की श्रेणी में आते हैं। कार्य कुशल राजा दानवीर होने के साथ साथ महात्मा भी थे, जिन्हें माँ श्वेतांबरा एवं सप्तर्षियों के आशीर्वाद से पाप पुण्य का ज्ञान था, तथा जिनके लिए कुछ भी करना असंभव न था। यहाँ पर फिर से मैं पढ़ रही हूँ। कार्य कुशल राजा दानवीर होने के साथ साथ महात्मा भी थे, जिन्हें माँ श्वेतांबरा एवं सप्तर्षियों के आशीर्वाद से पाप पुण्य का ज्ञान था, तथा जिनके लिए कुछ भी करना असंभव न था। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सामासिक हैं, विचारिए। समय देती हूँ। रेखांकित कर लीजिए पहले। आइए अब उत्तर देखते हैं। समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम। कार्य कुशल पहला शब्द है। कार्य कुशल अर्थात कार्य में कुशल, में आया, कारक चिन्ह आया, इसको हटा दिया हमने, बन गया कार्य कुशल, तत्पुरुष समास। दूसरा है दानवीर, दानवीर, दान में वीर, कारक चिन्ह आया, में को हमने हटा दिया, बन गया तत्पुरुष समास। आगे साथ साथ, तीसरा पद है साथ साथ, साथ ही साथ में अंत में आ रहा है, साथ ही साथ में। ये समस्त पद अव्यय है, दोनों समान शब्द हैं पर योजक से जुड़े हुए हैं और अव्ययी भाव की पहचान है ये। जहाँ दो समान शब्द योजक से जुड़े हों और उसका विग्रह कुछ इस तरह हो, अंत में आए, तो वह अव्ययी भाव समास की पहचान है। आगे का शब्द देखिए क्या है। महात्मा, महान है जो आत्मा, कैसी आत्मा, महान आत्मा, जो आया है और विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए आएगा ये कर्मधारय समास की श्रेणी में। महात्मा को भी रेखांकित कर लेते हैं। आगे है, आगे कौन सा शब्द है। श्वेतांबरा, श्वेतांबरा, श्वेत हैं अंबर जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। यहाँ श्वेतांबरा शब्द जैसे ही सामने आया, यह किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर? माँ सरस्वती की ओर। इसलिए यह कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। और वैसे भी अंत में जिसके, जिसके, जिसकी, वाला, वाली आए, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। फिर आता है कौन सा शब्द है आगे? सप्तर्षि। सप्तर्षि, सप्त ऋषियों का समूह। यहाँ पे समूह आया है, पहला संख्या सूचक पद है, तो द्विगु समास। सप्तर्षि। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द आता है आगे? पाप पुण्य। पाप पुण्य सबसे आसान वाला समास है। जैसे ही बीच में और आया, योजक शब्द है और दो भिन्न शब्द हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक योजक चिन्ह के द्वारा विग्रह करने पर और आ रहा है, तो ये बन गया द्वंद्व समास। फिर आता है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आगे का एक शब्द है असंभव। असंभव का अर्थ क्या है? न संभव, जो संभव नहीं है। तो ये कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास। इस तरह से समास के 6 भेदों को हमने आज सीखा, जाना और समझा। उम्मीद है छात्रों आपको समासों की पहचान हो गई होगी और इस तरह से अभ्यास करके आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। धन्यवाद।